जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आर के सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले लेक्चर में हमने धार्मिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में। ये दो आर्टिकल्स में आपके जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में दिया गया है। अच्छा, आज तक आपने जो अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ाए, जो आर्टिकल आपको मैंने पढ़ाए मौलिक अधिकारों में, वो किसके अधिकार थे? नागरिकों के और व्यक्तियों के। ठीक है, दोनों के थे ना। लेकिन भारतीय संविधान में ये इकलौते आर्टिकल ऐसे हैं ये जो समूह के लिए आर्टिकल है। समझ में आ रही है आपको? पहला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पहला आर्टिकल ये किसके लिए होता है? सबसे पहले समूह के लिए दिया गया है। समुदाय या समूह दोनों बात एक ही है। समझ में आ रही है? समूह के लिए आर्टिकल है ये, ना कि व्यक्ति, ना कि नागरिक के लिए। समूह के लिए नागरिक और व्यक्ति दोनों आ जाते हैं इसी में, लेकिन समूह के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। समझ में आ रही है? लेकिन सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, अल्पसंख्यक होते कौन है? अल्पसंख्यक है कौन? भारतीय संविधान में डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है? ठीक है, अल्पसंख्यक है कौन? मेरे अनुसार, अभी हम चेक करते हैं, तो मेरे अनुसार अल्पसंख्यक मान सकते हैं हम सबसे पहले कौन हो सकता है? बौद्ध, दूसरा पारसी, जैन, ईसाई, मुस्लिम और कौन हो सकते हैं? आंग्ल भारतीय भी हो सकते हैं। आंग्ल भारतीय लिख सकते हो आप। आंग्ल भारतीय ये है। कौन है ये? अल्पसंख्यक। लेकिन भारतीय संविधान में इनके बारे में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है? धार्मिक रूप से है, लेकिन भाषाई और धार्मिक रूप से दो ही तो कॉज दे रखे हैं इसमें, आर्टिकल 30 में। लेकिन आर्टिकल 29 क्या कहता है, इसका महत्व के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लिखने की बात है, महत्व हेडिंग डाल लीजिए, इसका महत्व, अल्पसंख्यकों का महत्व। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे लिखने से पहले, अल्पसंख्यकों के बारे में कौन देखता है? कोई भी शिकायत हो या अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कौन सोचता है? अल्पसंख्यक आयोग है, कौन है? अल्पसंख्यक मंत्रालय। समझ में आ रही है? कौन देखता है? अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय कब बना था ये? 2006 में। इससे पहले कौन था? अगर ये 2006 में बना था तो इससे पहले कौन देखता था? कौन देखता था? नहीं, होम मिनिस्ट्री पर अलग बहुत सारे काम हैं। हाँ, भाषा के बारे में देखने वाला कौन है? गृह मंत्रालय। भाषा आयोग गृह मंत्रालय के अंदर आता है। आप इन्हीं चीजों को पढ़ने का ट्रिक थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। समझ में आ रही है आपको? गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय। इससे पहले कौन देखता था? सामाजिक न्याय मंत्रालय। इससे पहले कौन देखता था? सामाजिक न्याय मिनिस्ट्री। एम से समझ जाना। समझ में आ रही है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। अब लिखिए महत्व, इसके बारे में महत्व क्या है इसके। पहला,
राज्य वित्त प्राप्त किसी राज्य वित्त प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्था में केवल 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 धर्म, जाति, और कौन आएगा? धर्म, जाति, मैंने ये आपको बता चुका हूं पहली बार। धर्म, जाति, नहीं, जन्म स्थान नहीं आता इसमें। मूल वंश, चौथा कौन आएगा? भाषा। इसमें एक बदल गया है। क्या बदल गया है? भाषा। आर्टिकल 15 में कितने थे? 5, और 16 में 7। समझ में आ रही है? इसमें कितने? 4। ये केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आ रही है? भेदभाव नहीं करेगा। अब क्या लिखना है? लिखने में कैसे? शुरुआत से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? राज्य वित्त प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्था में केवल धर्म, जाति, प्रजाति या मूलवंश, बात एक ही दोनों, अथवा धर्म के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं करेगा अल्पसंख्यकों को। ठीक है? भेदभाव नहीं करेगा किसी भी नागरिक को। अल्पसंख्यकों की बात नहीं हो रही है, किसी भी नागरिक को। अभी अल्पसंख्यक शब्द आया ही नहीं है अभी यहां तक। ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल कौन सा है? ये 29। दूसरा पॉइंट डालिए। लोकतंत्र में सामान्यतः किसका शासन होता है? लोकतंत्र में सामान्यतः बहुमत का शासन होता है। बहुमत अंडरलाइन। देखिए, बहुमत तो है, सामान्यतः सबसे ज्यादा बहुमत का ही चलेगी सब सारी चीजें। अब हिंदी भाषी है तो हिंदी भाषी का, हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राष्ट्रभाषा कौन सी है? राजभाषा कौन सी? अच्छा, आधिकारिक भाषा कौन सी हमारी? आधिकारिक भाषा हिंदी है। समझ में आ रही है आपको? आधिकारिक भाषा हिंदी है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा। अच्छा, कितनी भाषाएं हमारे उसमें? 22। उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22। लेकिन पूरे भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? कम से कम लगभग 7000 के आसपास। समझ में आ रही है? कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 7000 के आसपास। इसलिए कहते हैं कोस कोस पर बदले वाणी। समझ में आ रही? कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हैं। और हमारे भारतीय संविधान में, अब भारतीय संविधान छोड़ो, अपने देश के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। हर जगह कैसी कैसी प्यारी प्यारी भाषाएं बोली जाती है। हरियाणा के आदमी से मिला मैं एक से, मैं कह रहा, भैया पेट्रोल पंप है क्या? आग लगाएगा के। कितनी सुंदर भाषा बोली है। अच्छा, यूपी और बिहार के भाई आदमी से पूछ के देखिए, वो मोटरसाइकिल पे बैठा करके पेट्रोल पंप पर ले जाएंगे। भाई साहब आप बैठिए, आपकी टेंशन मत लीजिए, हम आपको बिठाएंगे। अब ये भाषा ही तो है। अब बांग्लादेशी कोई क्या नाम, पश्चिम बंगाल का कोई आदमी हो और हरियाणा का कोई आदमी हो, दोनों में आपस में बातें चल रही हो, हमारे समझ में आएगा? नहीं। कन्नड़ भाषा हो, किड़बिड़ किड़बिड़, समझ में आएगा? नहीं आएगा। भाषाओं की विविधता है हमारा देश। हमारा देश में कितनी भाषाएं हैं? बोलियां कितनी हैं? भाषाएं कितनी हैं? लगभग 800। 22 को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। लगभग 800 के आसपास में भाषाएं हैं। लेकिन बोलियां कितनी है? मातृभाषा जो मदर टंग होती है, जिसमें बोलते हैं। जैसे कि आज हम मथुरा से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मथुरा की कौन सी बोली है? ब्रजभाषा। ये एक भाषा है, बोली है, मातृभाषा है ये।
समझ में आ रही है? ना कि ये अलग से लिपि, जैसे गुरुमुखी है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि होती है, हिंदी की देवनागरी, समझ में आ रही है? तो ये ऐसी लिपियां वाली भाषा 800 के आसपास होंगी, लेकिन मदर टंग जो है वो 7,000 के आसपास है। समझ में आ रही है? कहाँ छोड़ा था हमने लास्ट पॉइंट? सामान्यतः क्या क्या बोला था मैंने? बहुमत का शासन है। बहुमत अंडरलाइन, बहुमत अंडरलाइन, बहुमत का शासन होता है। अतः अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, अतः अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए, संरक्षण अंडरलाइन, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक विशेष उपाय किया जाता है, एक विशेष उपाय किया जाता है। अच्छा, अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया कि मतलब अल्पसंख्यक कौन है? अभी तक भारतीय संविधान में अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। अगले हेडिंग डालिए, लोकतांत्रिक देश के संविधान में, या पॉइंट बना लो इसको, पॉइंट में बना लो इसको। लोकतांत्रिक देश के संविधान में विधि के शासन एवं विधि के शासन एवं निष्पक्षता का विचार अपनाया जाता है। अच्छा, लोकतंत्र की गरिमा, हर एक इंसान की गरिमा का महत्व ही लोकतंत्र है। समझ में आ रही है? ना कि भीड़ का शासन। लेकिन व्यवहार में कैसा देखा जाता है? भीड़ का शासन। समझ में आ रही है? अगर देखिए, दो तरीके की लिंचिंग होती है, एक होती है पुलिस की लिंचिंग, एक होती है भीड़ की लिंचिंग। कौन सी सबसे बेस्ट है? भीड़ की मॉब लिंचिंग, या फिर मॉब लिंचिंग का मतलब समझते हो? भीड़ के द्वारा की गई पिटाई किसी इंसान की, भीड़ के द्वारा किया गया न्याय किसी इंसान का, आंख के बदले आंख। तो पुलिस भी लिंचिंग करती है, लेकिन बंद कमरे में। समझ में आ रही है? बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा आपने? अपनाया जाता है। इसके बावजूद, इसके बावजूद राज्य और सरकार के द्वारा बहुमत की संस्कृति का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, बहुमत की संस्कृति का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष समर्थन किया जाता है। ये व्यवहारिक बातें हैं, समर्थन किया जाता है। अब देखिए, अल्पसंख्यकों का अधिकार, अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या होता है अल्पसंख्यक को? मतलब ये तो मैंने अपने अनुसार बता दिए हैं आपको, बौद्ध, जैन, पारसी वगैरह, ये सारी चीजें ये हो सकते हैं, मैं अंदाज के अनुसार बता रहा हूं, लेकिन अभी तक भारतीय संविधान में अभी तक ये बताए नहीं गए हैं। ठीक है, जहां बताएंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है, हाँ, संप्रदाय के आधार पर हो सकता है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब हेडिंग डालिए अगली, अल्पसंख्यक संप्रदाय या अल्पसंख्यक समुदाय क्या है? क्या होते हैं अल्पसंख्यक, या अल्पसंख्यक का अभिप्राय? ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? अनुच्छेद 29 नागरिकों के किन्हीं वर्गों को, नागरिक शब्द दिया गया है, ध्यान रखना है इसका, नागरिक व्यक्ति नहीं ना समूह का, नागरिकों के किन्हीं वर्गों को, किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, तीन चीजें, भाषा, लिपि, कौन कौन सी चीजें हैं? भाषा, लिपि और एवं संस्कृति, भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। इनके संरक्षण का अधिकार होगा, भाषा का, लिपि का और संस्कृति का, प्रत्येक व्यक्ति को। नहीं, लिपि, लिपि एक होती है ना लिपि, जैसे देवनागरी लिपि। अब भाषा तो जैसे बिहारी भाषा है, लिपि कौन सी है इसकी? देवनागरी। पश्चिम बंगाली बंगाल भाषा है, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ब्रज भाषा है इसकी, बिल्कुल ब्रज भाषा है, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। समझ में आ रही है? तो भाषा, लिपि और संस्कृति, इन तीनों की रक्षा करने का अधिकार, संरक्षण करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होगा। समझ में आ रही है? प्रत्येक नागरिक को होगा। अगला, अगला पॉइंट डालिए, अनुच्छेद 30
क्या कहता है इसके बारे में? धार्मिक एवं भाषाई, दो शब्दों पर गौर कर गया, इसका अंडरलाइन कर देना, धार्मिक एवं भाषाई, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं, रुचि की शैक्षिक संस्थाओं अंडरलाइन, एवं प्रबंधन का अधिकार होगा, एवं प्रबंधन का अधिकार होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो क्रिश्चियन स्कूल हैं या मोमडन स्कूल हैं, ये अपने अकॉर्डिंग जो है प्रबंधन का अधिकार है, प्रशासन का अधिकार है, सारी चीजें हाँ कोई भी प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल देना पड़ेगा, इसीलिए तो हम प्रेशर नहीं कर सकते इसी चीज पे कि आप फीस कम लीजिए। समझ में आ रही? ध्यान रखना, निजी संस्थाएं नहीं है ये, मैं निजी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी बात कर रहा हूँ? अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूँ मैं, अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, निजी संस्थाओं की बात नहीं। अब ये तुम्हारा कौन सा कॉलेज है जहां तुम पढ़ते हो? अब ये कॉलेज निजी है या अल्पसंख्यक है? निजी संस्था है, निजी संस्था में नहीं हो सकता, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं में हो सकता है। समझ में आ रही? अच्छा एक चीज बताइए, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी तक भारतीय आर्टिकल 30 पढ़ लिया हमने, आर्टिकल 29 पढ़ लिया हमने, अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि अल्पसंख्यक होते कौन है। अभी तक नहीं, अब भाषा या संस्कृति के आधार पर बताया गया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताया गया, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। समझ में? भारतीय संविधान में ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने परिभाषा दी है इसकी। समझ में आ रही? लिखिए अगली हेडिंग, अल्पसंख्यक की परिभाषा, अल्पसंख्यकों की परिभाषा या उच्चतम न्यायालय के अनुसार अल्पसंख्यकों की परिभाषा। पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने PMA पाई, PMA पाई फाउंडेशन, PMA पाई फाउंडेशन 2002 का केस है ये। PMA फाउंडेशन बाद में यह निर्धारित किया कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार किया जाएगा। राज्य के अनुसार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा राज्य के अनुसार? अब सोचिए, राज्य के अनुसार कैसे किया जाएगा? नागालैंड में कौन अल्पसंख्यक है? अच्छा पूरे देश के बारे में बात करते हैं अभी फिलहाल। पूरे हिंदुस्तान में कितने अल्पसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक कौन है? चलो बताओ। हिंदू हैं। भाषाई रूप में बहुसंख्यक कौन है? हिंदी भाषी लोग। अब ये हर राज्य में तो नहीं है, अलग अलग कंडीशन में है। नागालैंड में कौन है? जनजातीय समूह, लेकिन भाषा के हिसाब से हिंदू अल्पसंख्यक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग अल्पसंख्यक हो सकते हैं। समझ में आ रही है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए अगला इसी में लिखो, क्योंकि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधारों पर हुआ है। समझ में आ रही है? भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है? भाषाई आधारों पर। पोट्टी श्री रामल्लू जो मर गया था 1953 में, सबसे पहले आंदोलन किया था, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना था। समझ में आ रही है? तो भाषाई आधारों पर हुआ है। तो सबसे पहले भाषा और धर्म, दो चीजों को याद रखना। बिल्कुल, धर्म के अकॉर्डिंग सभी अपने अपने संस्कृति, अपने अपने भाषाएं बचाना चाहते हैं। आज कनाडा में पंजाबी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां का एक ही चैनल सबने सब्सक्राइब कर रखा है, एक ही चैनल चला रखा है, गुरुमुखी। समझ में आ रही है? जो गुरुमुखी लिपि है, पंजाबी चैनल है, उसी को, ताकि अपनी संस्कृति को भूले ना, ताकि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूले ना।
वहां भाषा कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच और इंग्लिश। कनाडा में फ्रेंच और इंग्लिश ही तो बोली जाती है। अब पंजाबी वहां जाकर के बसेगा तो क्या सीखेगा? फ्रेंच और इंग्लिश। अपनी भाषा और सभ्यता को खत्म कर लेगा। इसीलिए पंजाबी लोगों ने क्या क्या किया है उसमें, अपने द्वारा एक चैनल चलाया गया है जिसपे सिर्फ गुरुमुखी लिपि के द्वारा पंजाबी भाषा बोली जाती है। समझ में आ रही? इसीलिए क्या लिखा आपने? भाषाई आधारों पर हुआ है, फुल स्टॉप। जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय अलग अलग हो सकता है। यहां तक समझ में आई आपको? प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकता है। अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकता है। समझ में आ रही है? हमने यहां हिंदू जोड़ा नहीं है, हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकता है। हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकता है। समझ में आ रही है? यही देख रहे थे? कोई बात ना है, लिखने पे ध्यान मत दो, समझने पे ध्यान दो। समझ में आ रही है? हाँ, क्या बोला मैंने? हो सकता है जहां उसकी संख्या, ये पॉइंट वाली बात है, इसको याद रखना, जहां उसकी संख्या 50% से कम हो। पैमाना माप दिया है 50% का। जहां उसकी संख्या 50% से कम हो, और जो संख्या 50% से कम होगी वही अल्पसंख्यक होगा। समझ में आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी है इसकी, संविधान ने नहीं। किस किस रूप में? भाषा और धर्म के रूप में। भाषा और धर्म के रूप में कब होगा? जब 50% से कम होगा। अब इसका मतलब, अब देखिए कौन कौन है? बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई, मुस्लिम, आंग्ल भारतीय, हिंदू। क्षेत्र भी तो दिया हुआ कि इतने क्षेत्र में इतना परसेंट होना ही चाहिए, तो राज्य के हिसाब से है ना। राज्य में देखिए, देश के हिसाब से तो देखा जाए तो बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। धर्म के हिसाब से और भाषा के हिसाब से भी हिंदी है ना। लेकिन और उसके हिसाब से, राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग राज्यों का पैमाना होगा। लेकिन वहां कितना परसेंट रूल चलेगा? 50% का रूल। समझ में आ रही है? इसलिए अगला पॉइंट लिखिए इसका। वर्ष 1992 में कौन सा आयोग बना था? अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण कब हुआ था? 1992 में। समझ में आ रही है? लिखो, वर्ष 1992 में एक संसदीय अधिनियम से, या संसद में अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसके अनुसार मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन जैसे, ये जितने भी दे रखे हैं ना मैंने, इनको आप लिख सकते हो, और जैन जैसे अल्पसंख्यक हैं। समझ में आ रही है? सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है? इतना, हाँ, 92 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ, अल्पसंख्यक तो पहले से ही पता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये क्या था, TMA फाउंडेशन बाद में पहली बार उसको बताया गया था। लेकिन संविधान में तो पहले लिख दिया था भाषा और धर्म के आधार पर। हाँ, जो ग्रुप होंगे वो तो तभी शोषित होते आए होंगे ना। बिल्कुल शोषित होते आए होंगे, आज भी हो रहे हैं। जिनको नॉलेज नहीं है वो आज भी हो रहे हैं। बहुत से हमने पढ़े लिखे ऐसे देखे हैं जो कॉलेज में प्रताड़ित हो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते। बहुत से होते हैं ऐसे। कुछ लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, लेडीजें भी होती हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाती हैं, शोषित होती हैं हर तरीके से, घर में, परिवार में, ससुराल में, हर जगह शोषित होती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आवाज नहीं उठाती। क्यों? शिक्षा का अभाव नहीं है, ये हिम्मत का अभाव है। तुम तब तक शोषित होते रहोगे जब तक तुम ताकतवर नहीं होगे। समझ में आ रही है? एक कथन है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। जो फिट है हर चीज से, वो जो कमजोर है ना, वो दबता चला जाएगा। पिटने के लिए जन्म हुआ है उसका।
बात ये है, दबने के लिए जन्म हुआ है, शोषित होने के लिए। शोषण होगा, अंडरलाइन, अगर तुम कमजोर हो तो। समझ में आ रही है? रोने का नहीं, शोषण होगा। समझ में आ रही है? जब तक तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होता रहेगा। अब चाहे रो, बिलबिलाओ, गिड़गिड़ाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी नॉलेज हो, अथान नॉलेज हो, फिर भी शोषण होता रहेगा अगर तुम कमजोर हो। समझ में आ रही है? इसलिए अगला पॉइंट, यद्यपि अल्पसंख्यकों का निर्धारण यद्यपि अल्पसंख्यकों का निर्धारण अभी भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है। अभी भी पॉलिटिकल डिबेट चल रही है इस पे। यद्यपि अल्पसंख्यकों का निर्धारण अभी भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है और जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। समझ में आ रही है आपको? कहां कहां है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय और मणिपुर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जहां उन्हें अल्पसंख्यक के दर्जे देने की मांग की जा रही है। लेकिन वहां अल्पसंख्यक का दर्जा दिया नहीं गया है अभी तक, वह मांग की जा रही है हमें भी अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए। फायदा क्या होता है? अच्छा, अल्पसंख्यक कोई बन जाए अल्पसंख्यक, इससे फायदा क्या होता है? अल्पसंख्यकों को फायदे क्या होते हैं? आरक्षण मिलता है, पहली बात तो आरक्षण मिलेगा। दूसरा, स्कूल कॉलेज में फीस माफ हो जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजों में जिनको जो है वो मिल जाता है, आरक्षण मिल जाता है। समझ में आ रही है? कहां थे हम? हिंदू अल्पसंख्यक हैं जहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की जा रही है। ये यहां तक खत्म हो गया। अब अगला हेडिंग डालिए, अगली, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं। अगली हेडिंग है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? वे संस्थाएं, लिखो, वे संस्थाएं या वे शैक्षिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यकों द्वारा निर्मित हैं या स्थापित हैं। समझ में आ रही है? जो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित है। अल्पसंख्यक जो अपनी संस्था बनाएगा वही तो अल्पसंख्यक संस्था है। जो संस्थाएं राज्य या संसदीय अधिनियम के द्वारा निर्मित हैं, जो संस्थाएं राज्य या संसदीय अधिनियम से द्वारा निर्मित हैं, पहला। दूसरा कौन सा है बताया था मैंने? पहले सबसे पहले बताया था जो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित हैं या निर्मित हैं। दूसरा, संसदीय अधिनियम या राज्य द्वारा निर्मित हैं। समझ में आ रही है? दोनों। अथवा बहुमत समुदाय के द्वारा स्थापित हैं, अथवा बहुमत समुदाय के द्वारा स्थापित हैं। इन्हें इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अंडरलाइन। आएगा? क्यों नहीं आएगा? समुदाय द्वारा स्थापित है, लेकिन बात पूरी होने दो ना, अभी आने वाले हैं ना वहां। समझ में आ रही है? कौन कौन से नहीं है? पहला, वे शैक्षिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित हैं, ठीक है, लेकिन उसमें संसदीय अधिनियम उसमें शामिल है। संसदीय अधिनियम राज्य के द्वारा। समझ में आ रही है? ये सारी चीजें। और तीसरा कौन सा बताया था मैंने? बहुमत समुदाय द्वारा। ये अल्पसंख्यकों की श्रेणी में नहीं आएंगी। दूसरा पॉइंट लिखिए, राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के आधार पर किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक के दर्जे से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित, अंडरलाइन, वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई जैसे अल्पसंख्यक संस्था है, कोई भी, जैसे मुसलमानों ने मदरसे खोल रखे हैं, अल्पसंख्यक संस्था है, तो अगर राज्य इनमें पैसा दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बावजूद इन्हें अल्पसंख्यकों के दर्जे से नहीं हटाया जाएगा। समझ में आ रही है? तो नहीं ले सकता। डोनेशन मना है इनमें, डोनेशन मना की गई। बिल्कुल, अभी तक
अभी तक इसी पे डिबेट चल रही है जो ये मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है कि ये अल्पसंख्यकों की है या किसकी है, समझ में नहीं, अभी तक इसी पे डिबेट चल रही है अभी। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, शैक्षिक संस्थान की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार। शैक्षिक संस्थान की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार, ये टीएमए पाई फाउंडेशन में जो केस आया था 2002 में, उसी में बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया था। हाँ, अगली हेडिंग डालिए, शैक्षिक संस्थान की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार। स्थापना और प्रबंधन का अधिकार, इसमें 3-4 पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिख लेना, ठीक है। पहला पॉइंट है, शैक्षिक संस्थाओं में फीस का निर्धारण। अब अल्पसंख्यकों की जो संस्था है, फीस मतलब उसका निर्धारण, फीस का निर्धारण कौन करेगा? संस्था करेगी अपने आप, राज्य नहीं करेगा उसमें। दूसरा पॉइंट है, अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एक का अधिकार कौन करेगी? संस्था ही करेगी। तीसरा, गैर अल्पसंख्यकों के प्रवेश की मात्रा का निर्धारण, इनमें राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। भाई कितने परसेंट हम गैर अल्पसंख्यक लोगों को हम ले सकते हैं अपनी संस्था में? 5%, 10%, 20%, 50%। परसेंटेज के हिसाब से लिया जाता है, जैसे एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अभी इसमें ऐसा होता है कि अपने परसेंट मन मुताबिक कभी हर साल बदलते रहते हैं, 10% लेंगे, 20% लेंगे। गवर्नमेंट देखेंगे ना, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें, अगला पॉइंट वही तो होगा, समझ में आ रही है। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग डालिए इसमें, राज्य का नियंत्रण। अब राज्य क्या क्या कर सकता है इनमें, यूनिवर्सिटीज में राज्य का नियंत्रण। पहला, शैक्षिक संस्थाएं व्यवसायिक संस्थाएं नहीं है, पहला नहीं होंगी, पहली पॉइंट। ये व्यापार नहीं करेंगे, बच्चों को शिक्षा तो देंगे लेकिन व्यापार के मुद्दे से नहीं करेंगे कि हम करोड़ाधीश इसी से बन जाए संस्थाओं से, समझ में आ रही है। पैसे कमाने का मुद्दा, वो लिमिटेड फीस, बिल्कुल फीस का अधिकार तो है इनका, लेकिन लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं है कि एक बीए करने के नाम पर तुमको कितने 70 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, समझ में आ रही है, ऐसे नहीं होगा, समझ में आ रही है। दूसरा, डोनेशन नहीं लेगी, दूसरा पॉइंट है डोनेशन नहीं लिया जाएगा, कोई भी अल्पसंख्यक संस्था को क्या नहीं लेगी? डोनेशन नहीं लेगी। तीसरा, अकादमिक सत्र एवं शैक्षिक अर्हता के संबंध में राज्य के निर्देश को स्वीकार करेंगे, समझ में आ रही है। चौथा है, प्रवेश का तरीका पारदर्शी होना चाहिए, एडमिशन का जो तरीका होगा वो पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, समझ में आ रही है, खुला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कागजों के सबूत। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसे थोड़ी ना है कि मतलब ऐसे ही लगा दिए, समझ में आ रही है, ऐसा नहीं, सबके सामने का मतलब ऐसा नहीं है कि सबके सामने सब बिठा लिए, भाई आओ देखो इस बच्चे का हम एडमिशन ले रहे हैं, नहीं, नॉर्मल तरीके से सबका एडमिशन लिया जाता है, इस तरीके से आपका सबका एडमिशन होगा ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से। चलो कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित, तो कुछ क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। अगली वीडियो में या कमेंट में आप लोग मुझे बताना इन क्वेश्चंस के बारे में, मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं आपके लिए। निम्नलिखित में से, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? गौर करना, नहीं लगाया जा सकता, ऑप्शन ए। किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? समझ में आ रही है, आर्टिकल 19 से पूछ रहा हूं मैं, नहीं लगाया जा सकता। पहला ऑप्शन ए, भारत की संप्रभुता, ऑप्शन बी, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ऑप्शन सी, न्यायालय की अवमानना, ऑप्शन डी, अवाधीनीय आलोचना। अवाधीनीय नया शब्द है ना ये, अवाधीनीय आलोचना, ये कमेंट बॉक्स में बताना जरूर इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन, दहेज प्रतिबंध अधिनियम पर विचार कीजिए, डाउरी के केस जो है, दहेज प्रतिबंध अधिनियम पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ए, भेदभाव विरुद्ध है,
नेगेटिव सेंटेंस में बोल रहा हूं मैं। भेदभाव विरुद्ध है। दूसरा, भेदभाव अनुकूल है। ऑप्शन सी, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। ऑप्शन डी, असमानता के अधिकार को बढ़ावा देता है। असमानता के अधिकार को बढ़ावा देता है। तो इसका मतलब, अब ये जो है मैंने 2 क्वेश्चंस बोले हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी इसके बारे में जरूर बताएं। लेकिन आपको लेक्चर खत्म करने से पहले दो चीजें बता देता हूं। कुछ चीजें होती है नकारात्मक, कुछ चीजें होती है सकारात्मक। हमेशा याद रखना 2 चीजें कैसी होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। इन दोनों चीजों में अंतर ये होता है, नकारात्मक का मतलब ये होता है आपको बोलने की आजादी दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है, समझ में आ रही है। समानता तो आपको दी जा रही है, लेकिन राज्य कुछ नहीं दे रहा है आपके लिए, इसे बोलते हैं नकारात्मक। आर्टिकल 14 में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें बताई थी ना मैंने आपको। लेकिन जहां आपको राज्य देगा उसे कहते हैं सकारात्मक, समझ में आ रही है। जहां देने की बात होगी उसे कहते हैं सकारात्मक, और जहां कुछ दिया ना लिया जा रहा है उसे नकारात्मक बोलते हैं, समझ में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।